हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैराडेज लॉ रहेगा। अब तक हमने क्या कर लिया है? अब तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ लिया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हमने वहाँ पे वर्किंग देख ली है। ठीक है। सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन में चेंज करना और रिप्रेजेंटेशन को रिएक्शन में चेंज करना, ये हमने सीख लिया है। इसके ऊपर नर्स्ट इक्वेशन बनती है। नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स बनते हैं टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, वो हम देख चुके हैं। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का होता है। सेकंड पार्ट जो होता है हमारा वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जो वर्किंग है, किस तरीके से काम करता है, वो हम समझ चुके हैं। दो तरह की रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। एक वो टाइप होता है जिसके अंदर आपका प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है मॉल्टन स्टेट के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर NaCl की बात करें तो एक NaCl हमारा लिक्विड स्टेट हो गया। MgCl2 है तो ये भी मॉल्टन स्टेट में है। AlCl3 है तो ये भी हमारा मॉल्टन स्टेट में है। Al2O3 है तो हमारा ये हम किस स्टेट में लेकर चल रहे हैं? अगर मॉल्टन स्टेट में लेकर चल रहे हैं तो ये प्योर सब्सटेंस है हमारे पास, कोई इसमें अदर सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है। दूसरा टाइप होता है जब हमारा सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, ये लाइक NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, MgCl2 एक्वस सॉल्यूशन है, या लेट्स से फॉर एग्जांपल H2SO4 है डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, मान लो HNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है ना। तो ये होते हैं जो सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सब्सटेंस के साथ, मेन सब्सटेंस के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो दो काउंटर रिएक्शंस बनती है कैथोड पे और एनोड पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के ऊपर ही न्यूमेरिकल्स बनते हैं और वो न्यूमेरिकल का जो बेस होता है वो होता है हमारा फैराडेज लॉ। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या समझा था, वहाँ हमने समझा था कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए जब कैलकुलेट किया था हमने, क्या किया था, EMF किया था, पोटेंशियल डिफरेंस हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनता है जब आपका सेल काम करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम था, यहाँ काम था इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज हो रही होती है, केमिकल एनर्जी के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हो तो कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दोनों फॉर्म में पूछा जाता है कि आपने फॉर एग्जांपल आपके पास रिएक्शन थी NaCl की, कि NaCl मॉल्टन का आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आपने क्या की है, इस पे से पास की है, तो आपको सोडियम मेटल मिल रहा था प्लस आपको क्लोरीन गैस मिल रही थी। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो चल रहा था वो किस तरीके से चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी डाली जा रही है तो यहाँ पर सोडियम प्रोड्यूस हो रहा है, क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अगर हम सोर्स ही खत्म कर दें, हम इलेक्ट्रिसिटी डालना वहां पे बंद कर दें, सोर्स ही इसका स्विच ऑफ कर दे, तो ना तो वहां पर हमें सोडियम मिलेगा और ना ही हमें वहां पर क्लोरीन गैस मिलेगी। ठीक है, तो इवेंचुअली हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो बस फैराडेज लॉ इसी बारे में बात करता है कि आप जो रिलेशन होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का और किसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इसी की बात करें प्रोसेस की, तो हमारा जो सोडियम मेटल होता है वो कैथोड पे डिपॉजिट होता है और जो हमारी क्लोरीन गैस होती है वो हमें कहाँ पे मिलती है, एनोड पे मिलती है। ठीक है, तो एनोड पे कितनी क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसने यूज किया था, लाइक दैट। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन से या कोई भी इक्वेशन, मान लो सबसे बेसिक इक्वेशन H2O का है ना। H2O का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, आपने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो आपको क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस आपको मिलती है कहाँ पर, एनोड पे। ठीक है, तो काम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो हाइड्रोजन मिल रही है और क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स अगर बंद कर दिया जाए तो ना तो वहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगी और ना ही आपको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा एक कंडीशन ये भी है भाई, आपने 5 मिनट के लिए प्रोसेस चलाई है या 5 घंटे के लिए प्रोसेस चलाई है, तो 5 मिनट में ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमें कम मिलेगा और 5 घंटे में हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा मिलेगा। तो चीज़ें डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, चीज़ें इस चीज़ पे भी डिपेंड कर रही है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी डाली और आपने कितने टाइम के लिए डाली है। समझ में आई बात।
तो आप इवन बोल सकते हो ये चीज़ कि जो भी आपका अमाउंट डिपॉजिट होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका जो भी डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक करंट के, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के आपके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आपने डाली है वो आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन बनता है एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई दैट इज करंट एंड टी इज द टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो होता है वो बराबर आता है किसके, जेड इंटू में आई इंटू में टी। ये जो z होता है, ये z क्या होता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ओवर 96500। ठीक है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपका, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। ठीक है, इंटू में 96500। एन फैक्टर क्या होता है, बेसिकली चार्ज। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल आप ये बात कर रहे हो कि कॉपर टू पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर सॉलिड में चेंज हो रहा था। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाएगा, इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाएगा, मोलर मास ऑफ कॉपर कितना होता है 63, और कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, डिवाइड बाय 2, ये कॉपर का क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास आ गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, वो जब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो उसको अच्छी तरीके से और भी समझ लेंगे। ठीक है, तो जो z होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, हमारा इक्विवेलेंट मास ओवर 96500। राइट, तो जो मास आया हमारा, अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो मास डिपॉजिट जो होगा हमारा किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट मास इनटू में आई इनटू में टी डिवाइड बाय एन, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और कैपिटल एफ का है हमारा फैराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 96500 कूलम्स। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो रिलेशन हमारा आया है मास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और करंट के अंदर, दिस रिलेशन इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो दूसरा आपको टाइप मिलता है क्वेश्चन का, वो मिलता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालना, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालना इन टर्म्स ऑफ, आइदर आपसे पूछेगा कितने फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है, या आपसे पूछेगा कूलम्स की टर्म में। ठीक है, कि कितनी कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपकी यूज हुई है, कंज्यूम हुई है किसी भी XYZ रिएक्शन में। तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस आपको जो है क्वेश्चन में ये चीज समझना है कि किसके बारे में पूछ रखा है, डेटा किसका गिवन है और क्वेश्चनिंग किसकी कर रखी है, मतलब आपको क्या चीज कैलकुलेट करनी है, एक नोन चीज और दूसरी अननोन चीज, सिर्फ आपको उन्हीं 2 चीजों को लेकर चलना है, बाकी चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे क्वेश्चन मिलेगा, लेट्स से आपसे क्वेश्चन मिलेगा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन कूलम्स, दोनों में सीख लेते हैं, या इन टर्म ऑफ फैराडे आपसे पूछ सकता है, व्हेन 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड मोल्टन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड टू ऑब्टेन मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या पूछ रखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ आइदर कूलम और फैराडे व्हेन 1 मोल ऑफ MgCl2 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस किसका हो रहा है, MgCl2 के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, Mg मिल रहा है, ऑब्वियसली दूसरा हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। ठीक है, एक हमें Mg मिलेगा और दूसरा हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको मैग्नीशियम की जगह क्लोरीन से रिलेटेड भी मिल सकता था, वो कोई इशू वाली बात नहीं, अगर आपको एक रिलेशन समझ में आ गया तो दूसरा आप ऑटोमेटिकली निकाल लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हिंट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि मैग्नीशियम की बात हो रही है, मतलब यहाँ कहीं क्लोरीन की बात नहीं हो रही है, तो आप क्लोरीन को भूल जाओ, आपको सिर्फ मैग्नीशियम से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप मैग्नीशियम को देखो तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है, +2,
जब ये प्रोडक्ट साइड में जा रहा है तो मैग्नीशियम मेटल में चेंज हो गया है, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, 0 है। तो मतलब जब ये MgCl2 से Mg में चेंज हुआ तो नेट जो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो कितने गेन किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किए हैं, गेन किए। तब ये यहाँ से यहाँ चेंज हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से इस रिलेशन से क्या पता लगा सकते हो, देखो इनके जो कोफिशिएंट होते हैं ना, इनके जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जैसे Mg2 पॉजिटिव का क्या है 1, इलेक्ट्रॉन्स के कितने हैं 2, और Mg मेटल का भी कितना है 1। तो इनके जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ये ही इनके क्या होते हैं, मोल्स होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, आप यहाँ से ये चीज बोल सकते हो कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 2 मोल्स ऑफ क्या गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। तो 1 मोल क्या प्रोड्यूस हो रहा है, Mg सॉलिड वहां क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है। अब आपको रिलेशन कौन सा और कैसे यूज करना है ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, मैग्नीशियम की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली किसकी टर्म्स में मेंशन की जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है या यूज हो रही है वो किसकी टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इलेक्ट्रॉन्स से चार्ज ट्रांसफर होते हैं बेसिकली, उसी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। तो मतलब जब भी इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र हो तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को हमें कंसिडर करना है और दूसरा आपको क्वेश्चन में गिवन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मोल्स किसके गिवन है, किसके गिवन है, MgCl2 के। तो हमारे लिए जो मेन काम करेगा वो 1 मोल 2 पॉजिटिव को हमें ध्यान में रखना है। और दूसरी बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो दूसरा जो है हमें क्या लेकर चलने हैं, चार्ज लेकर चलने हैं। बाकी चीज हमारे लिए मैटर नहीं करनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर, बाकी चीज आपको जस्ट बैलेंसिंग में हेल्प करेगी कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए, ठीक है। तो इस रिलेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि 1 मोल Mg2 पॉजिटिव जब इलेक्ट्रोलाइज्ड हो रहे हैं तो बेसिकली ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो 2 मोल इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1 फैराडे के बराबर होता है, और 1 फैराडे होता है आपका 96500 कूलम्स, ठीक है। तो आपका फैराडे में भी आ गया और आपका कूलम्स की टर्म्स में भी आ गया। अब देखो जिसको नहीं पता ये कहाँ से आया तो इस चीज को और समझ लीजिए कि ये 1 फैराडे क्या है, ये कूलम कहाँ से आया, हमें तो नहीं आ रहा समझ में ये। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन है उसके चार्ज की बात हो रही है। देखो हमें सबको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो कितने की बात हो रही है, 1 मोल की। तो बेटा 1 मोल में जो पार्टिकल का नंबर होता है वो कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, विच इज 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर इतना है तो 1 मोल का कितना होगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। 2 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, इंटू 2, 3 का कितना होगा, इंटू 3, 4 का कितना होगा, इंटू 4। तो इतने पार्टिकल्स का कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो ये जो चार्ज होता है ये हमारा कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, चार्ज होता है। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करते हो तो राउंड ऑफ करके ये क्या आता है आपका 96500 कूलम्स के बराबर होता है। ये एक्चुअल फिगर नहीं है, आपका एक्चुअल फिगर 96487 के अप्रॉक्स बनता है, लेकिन हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए हम राउंड ऑफ फिगर लेते हैं विच इज 96500 कूलम्स, ठीक है। होप अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो हम 96500 बार बार लिख रहे हैं ये क्यों लिख रहे हैं। ये इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि हम जो इक्वेशंस यूज करते हैं वो मोल की टर्म्स में यूज करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है उसके अंदर, ठीक है, हम मोल्स की बात करते हैं। तो रिलेशन जो हमें मेन हमारी केमिकल इक्वेशन होती है वो हमें रिलेशन देगा कि किसी भी गिवन इक्वेशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, ठीक है। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है तो वो सीधा सीधा 1 फैराडे के बराबर हो जाएगा, और 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम्स। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिख रहा है तो 2 फैराडे, 3 का हो रहा है तो 3 फैराडे, 4 का हो रहा है तो 4 फैराडे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमारे पास मान लो आपको ये क्वेश्चन दे रखा होता कि AlCl3 का इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है टू फॉर्म एल्यूमिनियम सॉलिड, ठीक है, प्लस आपका क्लोरीन गैस। यहां पे ये दे रखा होता कि 1 मोल एल्यूमिनियम
क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहे हैं, तो बताओ कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई होगी। इन टर्म्स ऑफ फैराडे भी पूछ सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कूलम्स भी पूछ सकते हैं। तो आपको सीधा क्या करना है, आपको ये पता है एल्यूमिनियम AlCl3 में एल्यूमिनियम का जो चार्ज है वो क्या है, +3 है, क्योंकि एल्यूमिनियम अगर कंपाउंड फॉर्म में है, आयोनिक फॉर्म में है, आयोनिक सॉलिड फॉर्म में है, दैट मीन्स उसके ऊपर कुछ चार्ज होगा, और एल्यूमिनियम का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, +3 होता है। बताओ किस में चेंज हो रहा है, ये एल्यूमिनियम सॉलिड में चेंज हो रहा है। तो कितने का ट्रांसफर दिख रहा है, यहाँ चार्ज है +3, यहाँ चार्ज है 0, तो टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 मोल्स। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि 1 मोल Al3 पॉजिटिव के लिए हमें 3 मोल्स ऑफ क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। 1 मोल Al3 पॉजिटिव कितने, 3 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। अगर कूलम्स में पूछ लिया जाए तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 96500 कूलम से, तो ये आपके पास जो आएगा वो आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कूलम, और ये आ गया आपका इन टर्म्स ऑफ फैराडे। ठीक है, तो आपसे इसी तरीके के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि 1 मोल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है या 2 मोल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, तो बताओ कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। या दूसरा जो आपका पूछा जाता है वो फैराडेज फर्स्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरीके से फैराडेज सेकंड लॉ भी हमें पढ़ना होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।